नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण करते समय जय फिलिस्तीन बोलकर मुसीबत मोल ले लिया है। कानून के जानकारों का कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो नारा बोला है ये हमारे संविधान के विरुद्ध है और अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एक वकील हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कानून का हवाला देते हुए एक पीआईएल दाखिल कर दी है कि जब संविधान की धारा के अनुसार किसी भी अन्य देश में अपनी आस्था दिखाना यह हमारे संविधान में इजाजत नहीं है। अगर आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, ये किसी दो देशों की लड़ाई हो सकती है, कोई आपकी विचारधारा मिल सकती है, लेकिन संसद के अंदर खड़े होकर यदि आप जयकारा लगा रहे हैं किसी भी देश का, यह हमारे संविधान के विरुद्ध है और अब क्यों ना इनकी सदस्यता रद्द की जाए। इस मामले को लेकर हालांकि एक कानून यह है जिसके हवाला देते हुए ओवैसी बड़े चौड़े होकर कह रहे हैं, मैंने कह दिया संविधान में दिखाओ। संसद के अंदर अगर कोई भी सांसद कुछ बात बोलता है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, उसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करेगा। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर जो हैं भर्तृहरि, ये भर्तृहरि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त थे और ये चेयर पर आए, उसके बाद इन्होंने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया। अब दिक्कत आप देखिए कि ओवैसी ने जय भीम जय मीम और वहां से जय तेलंगाना के साथ जब जय फिलिस्तीन बोला, किसी ने चू नहीं करी भाजपा के अलावा। लेकिन आपको यह भी ताज्जुब होगा इस देश में कैसी हमारी संसद और सांसद हैं कि वहां जो है, आपको बता दूं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार उन्होंने शपथ ली और उन्होंने शपथ के बाद जब ओवैसी जय फिलिस्तीन बोल के गए, इन्होंने बोल दिया जय हिंदू राष्ट्र। लेकिन इसके बाद जय हिंदू राष्ट्र जय भारत कहते ही विपक्षी दल के नेता चिल्लाने लगे ये संविधान विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। इन सबसे मेरा एक सवाल है और यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए, ये पत्रकारों को भी पूछना चाहिए कि भाई असदुद्दीन ओवैसी संविधान के विरुद्ध जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, तो एक हमारा सांसद अगर जय हिंदू राष्ट्र बोल रहा है तो यह संविधान के विरुद्ध कैसे है? जय हिंदू राष्ट्र तो भारत ही है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था। और अगर आप कहते हो जी आज नहीं कह सकते, तो ठीक है, हमने तो ये जो छत्रपाल सिंह गंगवार हैं, इन्होंने किसी अन्य देश का तो जयकारा नहीं लगाया है। बहरहाल ये दिखाता है कि मानसिकता किस तरह की है। अब इस मामले को लेकर आपको बता दूं कि जो मैंने कहा कि अब चर्चा चल रही है और उस चर्चा में आपको बता दूं एक्स पर जितेंद्र प्रताप हैं, उन्होंने लिखा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 102 खंड डी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद का यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की घोषणा करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। असदुद्दीन को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। और नीचे उन्होंने उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है जो वो संविधान की धारा लिखी है और उसमें वो धाराओं में लिखा है, बताया है किन किन परिस्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी भी सांसद। दूरदर्शन के एक सीनियर पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा जिस ओवैसी ने कहा था कि चाहे जो कर लो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसी ओवैसी ने आज भारत की संसद में सांसद की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। भारत माता से परहेज तो फिलिस्तीन की जय से क्या संदेश है। और अशोक श्रीवास्तव ने भी कानून की वो धारा का स्क्रीनशॉट नीचे लगाया है जो संविधान में लिखा है कि भाई आप इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह विभोर आनंद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कई पीआईएल उन्होंने दाखिल किए हैं, इसी तरह की बातों को, देश हित के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा मेरे द्वारा एक दायर याचिका में जिसमें मैंने ओवैसी को विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और उसको जो है निष्ठा के पालन को स्वीकार करने के लिए संसद सदस्य के रूप में तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग की है। जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102/1
डी का उल्लंघन किया है, आइए एकजुट होकर इस आतंकी समर्थक को संसद से बाहर निकालें। ये किसने कहा है? विभोर ने कहा है। विभोर आनंद एडवोकेट हैं, जैसा मैंने कहा इनको कानून की जानकारी भी है। इन्होंने PIL दाखिल कर दी है और उसमें लिख दिया है कि अनुच्छेद 102/1/D जो डी धारा है वो ये कहती है कि आप किसी भी अन्य राज्य के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो आपकी ये जो सदस्यता है रद्द की जा सकती है। इस पर आपको बता दूं, माधवीलता जो चुनाव लड़ी थी उसे ओवैसी के खिलाफ, उन्होंने भी कहा और उन्होंने कहा कि यदि जो है ओवैसी की आस्था फिलिस्तीन के प्रति ज़्यादा है तो इनको वहाँ चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर एक बहस छिड़ी है। अब इस बहस में आगे क्या होने वाला है, कानून ये तो अपना काम करेगा, देखना होगा कि अब इसमें होता क्या है। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन ओवैसी जी ने ऐसा क्यों किया? आप सोचिए, आप भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, आप किसी ऐसे देश की जय बोल रहे हैं जहां के आतंकवादियों से एक देश परेशान है। आतंकवादियों से लोग परेशान जहां भी हैं वहां उस आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। अब जब आतंकवाद पर प्रहार कोई भी सेना हो या पुलिस हो जब करती है तो आसपास के लोग तो डिस्टर्ब होते ही हैं। और फिलिस्तीन के बारे में जो खबरें हमने देखी हैं मीडिया के जरिए ही हमने तो देखा है कि सुरंग बनाई हुई है, वहाँ लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है, ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बने हुए हैं, नीचे गुफा बनी हुई है। अगर बम गिरता है, मिसाइल गिरती है तो आम आदमी पहले मरता है। अब ये जो दिक्कतें हो रही हैं, मानवता का पहलू भी अपनी जगह है कि बच्चों पर प्रहार नहीं होना चाहिए, बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, महिलाओं के ऊपर प्रहार नहीं होना चाहिए, आम आदमी की मौत नहीं होनी चाहिए। ये सेनाओं को ध्यान रखना है। ये UN का एक कानून भी है, इसको ध्यान रखना चाहिए, जो नहीं रखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे देश की संसद में जब आपको शपथ लेने के बुलाया जा रहा है या वैसे भी आप इस तरह का कोई समर्थन करेंगे, और वो भी खुलेआम। कई देशों में हमने वो दृश्य देखे हैं कि कोई अगर फिलिस्तीन का झंडा लेकर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश के अंदर भी इसको लेकर कई जगह जो आपने देखा कि जंतर मंतर पर धरने और प्रदर्शन कोई लोग कर रहे थे, उनको पकड़ करके पुलिस ले गई है और उनके ऊपर देश विरोधी धाराएं एक्टिविटी करने की धारा लगी है। तो ओवैसी जी एक सांसद होते हुए और कानून के जानकार होते हुए अगर वो जानते बूझते ये काम कर रहे हैं तो इनके पीछे कौन सी ताकत है, किसको खुश करना चाहते हैं, कौन सा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? इनको नहीं पता कि हमारे देश में इस तरह से समर्थन करने की मनाही है, हमारे कानून में लिखा है। अगर फिर भी ये कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितनी जहरीली सोच ये सांसद की है। और इसके बावजूद भी हमारा देश है, इनको लोगों ने वोट दिया है, धर्म के आधार पर लोगों ने वोट दे दिया। माधवीलता एक डॉक्टर थी, कितना बड़ा NGO चलाती थी, मुस्लिम महिलाओं के बीच में सालों से काम कर रही थी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि मुझे ये कम्युनिटी वोट देगी। लेकिन कट्टरता के आगे जो व्यक्ति का काम है, और मोदी जी का काम देख लो, केंद्र का कितना काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 34% मुसलमानों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत मकान मिले हैं फ्री में। 17% लोगों को, 17% से अधिक लोगों को बीमा योजना मिला है, और ऐसी हर योजना का लाभ मिला। लेकिन वोट नहीं दिया। मात्र 1 से 2% लोगों ने, मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये जो कट्टरता है ये देश के लिए खतरनाक है कि आप तय कर लें कि भाई आपको तो इस दिशा में चलना है और भाई अपना एक एजेंडा आगे रखना है। तो ओवैसी जी उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन अब जो कानूनी पहलू है उसके हिसाब से ये देखना होगा। और मोदी जी को पूरा देश ये कहना चाहता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं ये सब के सब मिलकर के मोदी कमज़ोर नेता है, इस बार तो सरकार कमज़ोर है, और लोगों में भी एक दिमाग में आ गया है कि मोदी जी इस बार पिछली बार से तो कम संख्या में है, पता नहीं कब गिर जाएगी। मोदी जी ने अगर ये सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया कि अब ये शपथ हो गया, अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर नियुक्त हो गया और अब काम में जुट जाइए, बल्कि अधिकारियों को तो आदेश दे देना चाहिए कि जुट जाओ काम में, और जो वो काम में जुटे हैं तो ताबड़तोड़ एक्शन लीजिए। आपने सड़कें बनाई, आपने रेलवे बनाए, आपने एयरपोर्ट बनाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा कर दिया, देश 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी
मोदी जी आपको वोट नहीं मिला, आपके नाम और आपके काम को वोट नहीं मिला। दूसरी तरफ योगी जी हैं, बुलडोजर चलाते हैं, अपराधियों को जेल में डालते हैं, सीधा एक्शन लेते हैं। तो योगी जी की प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश से बढ़कर आज पूरे भारत के अंदर है। योगी जी से मोदी जी अगर काम करने का तरीका सीखें, भले ही योगी जी उम्र में और राजनीतिक अनुभव में उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करने का तरीका और सीखने की बात किसी से भी हो सकती है। कोई भी यहाँ छोटा बड़ा नहीं है सीखने के लिए। कई बार देखिए, अष्टावक्र और जनक का संवाद मुझे याद है कि अष्टावक्र उम्र में बहुत छोटे थे और राजा जनक बहुत महान राजा थे, विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वो जो पहेली, वो जो उत्तर चाहते थे राजा जनक, जो उनका दरबार में बड़े बड़े दरबारी विद्वान बैठे थे, वो उस उत्तर को नहीं दे पाए जो राजा जनक को उत्तर अष्टावक्र ने दिया। और इसलिए हमारे इतिहास में यह घटना लिख दी गई कि 16 साल का युवक भी यदि आपको ज्ञान दे रहा है तो आप अपने को बड़ा राजा ना समझें, आप अपने को विद्वान और एक्सपीरियंस होल्डर ना समझें, आप उस 16 साल से भी शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, एक महंत हैं, एक संत हैं, और उनकी जो आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर है, निश्चित रूप से वैसा ज्ञान तो किसी भी राजनीतिक दल के नेता में है ही नहीं। मैं बेबाकी से और दावे के साथ कह देता हूं, बेशक किसी को बुरी लग जाए। तो जब योगी आदित्यनाथ अपना ईश्वर का ध्यान लगाते होंगे, उनकी जो अंतरात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है वो सीधा वहां से आता है। आध्यात्मिक व्यक्तियों को जो उनका सिक्स सेंस है वो ज्यादा काम करता है और उसको वो डेवलप कर लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के तरीके पर अगर मोदी जी चलना शुरू कर दिए और उसको अभी से एक्शन ले लें, पता नहीं कब ये विपक्षी दल गड़बड़ करके सरकार गिरा दें, लेकिन इस बार जब चुनाव हो तो निश्चित रूप से, और राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो लोग कहें वाह मोदी जी। तो इन नेताओं को यह लगता है कि मोदी जी तो वही हैं जो पिछले 2 टर्म में रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नरम कोमल, सबसे बात कर लो, हंस लो, बोल लो। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी, आपको जनता चाहती है कि आप सड़क भी बनाएं, आप रेलवे एयरपोर्ट भी बनाएं, विकास करें, लेकिन साथ के साथ देश में जो देशद्रोही लोग बैठे हैं, देश विरोधी काम करने वाले लोग बैठे हैं, भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उन पर जब तक सख्त एक्शन आप नहीं लेंगे, जनता ये कह रही है कि हमने फ्री की दाल चावल लेने के लिए मोदी को नहीं चुना था, लेकिन दुर्भाग्य से 10 साल बीत गए आपको, अब तीसरा टर्म शुरू हो गया है। 1-2 नेताओं के जेल में बंद के अलावा कोई बड़ा नेता भ्रष्टाचार के केस में ना तो जेल में गया, जो भ्रष्टाचारी विदेश में है, ना तो वो देश में आए, और कुछ बड़ा ऐसा नहीं हुआ जिसको देखकर लोग कह सकें कि मोदी जी बाकी से खास हैं। यानी जनता का जो एक चाह है, जनता की जो इच्छा है, जो भावना है, उस पर आपको खरा उतरना होगा, तो योगी जी के पैटर्न पर चलना होगा। आप मेरे जो दर्शक हैं वो भी अपनी राय बताएं कि जो मैं बात रख रहा हूं, क्या आप इससे सहमत हैं कि मोदी जी को योगी जी के रास्ते पर चलना चाहिए? आपकी भी इच्छा यही है क्या? अगर ऐसा है तो मैं तो पहले से कहता हूं कि योगी जी अभी तो नहीं, लेकिन 29 में देश के प्रधानमंत्री होंगे, और 29 में नहीं, मेरा सिक्स सेंस जो कहता है, क्योंकि मेरा भी एक सिक्स सेंस है, वो ये कहता है कि योगी जी 29 से पहले ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मध्यावधि चुनाव जब होगा परिसीमन के बाद, वो 2027 से 28 में हो सकता है, 1 साल पहले। तो योगी जी को कुल मिलाकर के ये जो काम है, ये इस तरह से ओवैसी जैसे जो नेता हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए वो योगी जी से सीखना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।